नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ रोशन। बिहार की राजनीति, बिहार का इतिहास, बिहार का विधानसभा चुनाव, बिहार में लिट्टी चोखा, बिहार में कहें तो छात्रों पर किया गया कृत्य, ये सब देखें तो हमेशा तरोताज़ा रहता है। और बिहार नाम में ही अगर देखा जाए तो विहार, जो मतलब जो बौद्धों की जो परंपराएं थी, और एक तरह से कहें तो भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों को समझाने वाला बिहार, भारत को एक तरह से लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला बिहार, तत्कालीन गवर्नमेंट को तानाशाही के गिराने वाला बिहार। इसलिए इस बिहार की प्रासंगिकता को गौण नहीं किए जा सकते हैं। बहरहाल, आज बात प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की होगी। जन सुराज जो एक तरह से कहें तो वैकल्पिक पार्टी के रूप में बिहार में उभर रही है, और भाजपा, राजद और जदयू से इतर राजनीति की जो मतलब परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है और बोल रही है कि ये जो पार्टियां हैं उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, आप मुझे मौका दीजिए, हम आपको एक बेहतर बिहार देंगे। लेकिन विगत जो भी उपचुनाव हुए उसमें नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं रहे, और वो एक तरह से देखें तो कुछ वोट तो लाए लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी छात्रों पर जो भी अत्याचार हुआ उसको मुद्दा बनाते हुए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तटस्थ दिखने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आप लोगों की तानाशाही, हम आप लोगों के बर्बरतापूर्वक कृत्य के विरोध में छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन प्रश्न उन पर ये उठता है कि जब लाठीचार्ज होती है तो वो कहाँ गायब रहते हैं। छात्रों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे प्रोवोक किया, और जब पुलिस द्वारा पिटाने की बारी आई तो वो वहाँ से नदारद हो गए। लेकिन जो प्रशांत किशोर का मानना है कि जब तक वो वहाँ थे पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया। लेकिन लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया गया एक अमानवीय कृत्य था जिसको सभी मीडिया ने कवर किया और सभी लोगों ने एक स्वर में निंदा की। मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो छात्रों के पास आएँ और छात्रों की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है उसका समाधान कर सके। मुख्यमंत्री जी किसके डर से और क्यों चुप बैठे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ इनकार करते हुए री एग्ज़ाम को मना कर दिया था, जिसको लेकर ये बवाल ज़्यादा बढ़ गया और प्रशांत किशोर इस मुद्दे को लपकते हुए आगे बढ़े और उन्होंने अपनी राजनीति इस पर स्टार्ट कर दी। और एक और वीडियो सामने आया जिसमें प्रशांत किशोर ने छात्रों को बोला कि कंबल हम ही से लेते हो और रोब और धौंस मुझे ही दिखाते हो। इस तरह के जो वीडियो आए और इस तरह से जो भी मतलब एक तरह से उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उन पर प्रश्न उठता है कि इस प्रकार से क्या वो छात्रों का नेता बन पाएंगे, छात्रों का कहें या बिहार का नेता बन पाएंगे। आज बिहार को अल्टरनेटिव सोच और अल्टरनेटिव पार्टी को बता रहे हैं कि हम इन लोगों से इतर सोचते हैं, लेकिन प्रश्न तो वहीं जाकर अटक जाता है कि आखिर ये जो लोग हैं और ये जो मतलब जन सुराजी जो लोग हैं वो हर एक मुद्दे को में प्रोवोक करते हैं, और जब पिटाने की बारी आती है, जब आगे बढ़ने की बारी आती है, जब पुलिस के साथ एक तरह से कहें तो आंख में आंख डालकर बात करने की बारी आती है तो ये कहाँ गायब हो जाते हैं और छात्रों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के समर्थक रवि पांडे जी मौजूद हैं, जो एक तरह से क्या बोलते हैं कि प्रशांत किशोर को बिहार का एक तरह से भावी मुख्यमंत्री देखते हैं और बोलते हैं कि उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्यशैली है, जो सही नेतृत्व है वो बिहार को आगे बढ़ाएगी। लेकिन बिहार में ये बहुकल्पिक जो भी पार्टियां हैं उसमें एक तरह से अपना यह स्थान कैसे कायम कर पाएंगे, और लालू यादव का जो अपना एक वोट बैंक है जिसमें एम वाई समीकरण की बात होती है, मुस्लिम यादव की एक तरह से पैठ की बात होती है, दूसरी ओर जो बीजेपी है और जेडीयू है, तमाम पार्टियां जो एक तरह है, उन सभी के वोट बैंक को पछाड़ते हुए और प्रशांत किशोर कैसे बिहार में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। सबसे पहले रोशन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस प्यारे से दर्शक जो राजनीतिक पर्दाफाश के माध्यम से आपके व्यूवर्स लोग हैं उनको भी मैं अपने इस वाणी के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मुझे आज कुछ बोलने का मौका मिला है। बहुत बहुत आभार आपका। तो जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है
तो आप सभी को पता है, आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर जी आज से नहीं, बहुत पहले से बिहार की राजनीति से लेकर बंगाल की राजनीति, उसके बाद 2014 में लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था, पीएम मोदी के समर्थन में उन्होंने अपनी जो कैंपेन की जो व्यवस्था थी उसको काफ़ी अग्रसर बढ़ाते हुए एक जीत का मुकाम हासिल कराया था। वो बोल सकते हैं कि प्रशांत किशोर इज़ नॉट अ लीडर, ही इज़ अ स्ट्रेटजिस्ट। डैट मीन्स आपको पता होगा कि वो काफ़ी बड़े रणनीतिकार हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी तब कहाँ चली गई जब अभी बाई इलेक्शन जो बिहार में हुआ उसमें उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो इसको लेकर आप स्ट्रेटजी कह रहे हैं, तो आप वो दूसरों के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उनकी पार्टी एक तरह से क्या है तो 0 सीट मिलता है उनको और कुछ वोट प्रतिशत उनको मिलता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, रणनीति सिर्फ दूसरों के लिए बनेगी या अपनी जो पार्टी की जो स्थापना की है उसका भी एक सीट मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जैसा कि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तब हम उसमें एक अच्छे से स्ट्रेटजी को फुलफ़िल कर पाते हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव बताता है कि प्रशांत किशोर जी को एक बहुत बड़े टाइम का एग्जाम्पल नहीं मिला है। इस छोटे से जो अभी 4 सीटों पे जो हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ है बिहार में, इन 4 सीटों में उन्होंने कोई सीट पे, किसी भी सीट पे जीत हासिल नहीं किया है। तो सीधा अगर हम बोले तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिला, एक बहुत ही कम समय में। और वो काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है कि जितनी सारी पार्टियाँ थी वो काफ़ी लंबी पार्टियाँ हैं और बहुत पहले की पार्टियाँ हैं। और ये 2022 में ये पार्टी बनी है, 2022 में ये पार्टी बनी है। और इनका जो और 24 में इसको मतलब राजनीतिक पार्टियां बनाई गई जो, और 24 सॉरी 23, हाँ 24 में ही, 24 में अक्टूबर 24 में इसको एक नया आयाम दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा किया गया 2 अक्टूबर 2024 नया आयाम दिया गया। फिर भी ये जो पार्टी है प्रशांत किशोर की जन स्वराज, ठीक है, एक अच्छा विकल्प के रूप में उभर कर आई है बिहार के उन सारे जनता के पास। अगर इसको आप एक ऑप्शन के रूप में एक बार चुनते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंज दिखने को आपको मिलेगा। और बात रही उनके राजनीतिक रिजल्ट को लेकर, एक रणनीतिकार होते हुए भी ऐसा रिजल्ट रहा कि 4 सीट उनके हाथ से निकल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे लगता है कि लगभग 10%, मोर देन 10% से भी ज़्यादा वोट वो लेकर आए हैं हर एक सीट की अगर बात मैं करूँ तो। और इतने कम समय में मतलब सभी पार्टियों को देखा जाए तो सबसे कम समय में 10% वोट लाना इस बिहार के सियासी राजनीति में बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे सीधा सा अगर हम बात करें बिहार की राजनीति को लेकर तो यहाँ पे जातिगत राजनीति होती है, कास्ट पॉलिटिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है। इस चीज़ को चेंज करने को लेकर जो जन स्वराज की जो पार्टी है, जो इसके अग्रसर है प्रशांत किशोर, इसको लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक विकल्प के रूप में है। जो यहाँ पे जो दल बदल जो पार्टी अभी बनी हुई है, आरजेडी से हमारे चाचा जी आरजेडी में जा रहे हैं, फिर एनडीए में गठबंधन के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एनडीए को स्वीकार कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मतलब एग्जाम्पल आपको दिखने को मिल रहा है। एक तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर मतलब अपना एक तरह से साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं और एक तरह से अपना वोट बैंक निर्धारित कर पाते हैं तो वो किसके वोट बैंक में से अंदर लगाएंगे? क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है एक तरह से कहें तो कोर हिंदुत्ववादी जो वोट बैंक है वो उनके साथ है। दूसरी तरफ जेडीयू का जो है वो एक तरह से सोशलिज्म के जो भी प्रवर्तक हैं, माफ़
कीजिएगा, सोशलिज्म में जो भी विश्वास करते हैं, जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, और दूसरी बात बोले तो जो औरत है, जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है, और जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं किंग मेकर के भूमिका में हमेशा बिहार में स्थापित हो जाते हैं और बीजेपी और आरजेडी को मजबूर कर देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो और दूसरी बात है कि एमवाई जो समीकरण है जो आरजेडी के साथ फिट बैठती है, आपको क्या लगता है अभी विगत जो भी चुनाव यहाँ पे जो बाई इलेक्शन हुआ जिसमें जन स्वराज की हार हुई, और अगर देखा जाए तो उनका जो भी वोट परसेंटेज था और उनको जो भी वोट मिले थे वो आरजेडी के कोर वोटर थे जिन्होंने इनको वोट किया था, और आरजेडी के वोट बैंक में इन्होंने कहीं ना कहीं सेंध लगाया था। तो आपको क्या लगता है कि एमवाई समीकरण में एक तरह से, क्योंकि इनकी पार्टी में यादव की जो जनसंख्या है, जो मुस्लिमों की जनसंख्या है, उसको देखते हुए साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनका जो झुकाव है, आपने बोला कि जो राजनीति है वो कास्ट बेसिस पे चलती है बिहार की राजनीति, तो इन्होंने भी अपने पार्टी में एक तरह से कास्ट वाला गेम खेला है। इन्होंने अपने जो अध्यक्ष है कहीं ना कहीं एक एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको बनाया है। तो इन्होंने भी कास्ट बेस को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई है। तो आप इनको कास्ट बेस और कास्ट जो मतलब पॉलिटिक्स है उससे अछूता तो नहीं मान सकते। आपको पता होना चाहिए कि कास्ट वर्ग के लोग को तो इन्होंने बनाया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ जो इनके पार्टी के जो अध्यक्ष अभी बने हैं, जो अरुण भारती साहब हैं, जो अरुण भारती नहीं है, मतलब भारती जी ही भारती जी करके हैं, तो वो काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं और वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुण भारती हैं और सिर्फ छोटे कैटेगरी वाले ही, छोटे कास्ट के ही लोग हैं इस पार्टी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आरजेडी की जो पार्टी है उसमें आपको काफ़ी ऐसे भी नेता आपको दिखने को मिलते होंगे जो मुस्लिम समुदाय के, यादव समुदाय से काफ़ी बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति यहाँ पे आपको दिखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे यहाँ पे जो हम भारती जी की बात कर रहे हैं, वो इस पार्टी में होने के नाते भी वो एक एससी एसटी समुदाय से भी बिलोंग करते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम कास्टसिज्म को लेकर इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और इसको हम देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन राजद के लोग हैं, इनको आपको पता होगा कि राजद की एक प्रवक्ता है, मतलब एक नहीं, जो भी टीवी पर जो प्रवक्ता आते हैं, चाहे कंचना यादव हो या प्रियंका भारती हो, ये लोग उनके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो करते हैं प्रशांत किशोर पांडे। ये लोग बताने का प्रयास करते हैं कि एक वर्ग से बिलोंग करते हैं और उसी वर्ग के नेता हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब एक पांडे जो सरनेम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो किसी पार्टी को स्थापित नहीं कर सकता है? क्या वो भाजपा से इतर अपनी सोच को नहीं ले जा सकता है? आपको क्या लगता है जो पांडे हैं, जो मिश्रा हैं, उपाध्याय हैं, जो भी मतलब लोग तिवारी हैं, ये लोग क्या भाजपा से इतर अपनी सोच को बिलोंग नहीं कर सकते? बहरहाल उनको ये भी सोचना चाहिए कि मृत्युंजय तिवारी और शिवानंद तिवारी जैसे लोग आज भी आरजेडी में है, मनोज झा आज भी आरजेडी में कार्यरत है, लेकिन वो उस पर ध्यान ना देकर बिहार की राजनीति को और एक तरह से जाति की तरफ धकेलने के प्रयास करती हैं और ये भी बताती हैं कि वो प्रशांत किशोर पांडे हैं। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? यही तो बिहार के जो जनता लोग हैं, बिहार की जो जनता है, उनको इसी बात को समझना है और अभी तक वो इस बात से रूबरू ही नहीं हुए हैं कि हमें यहाँ प्रशांत किशोर को समझना है या प्रशांत किशोर पांडे को समझना है। अगर वो यहाँ सिर्फ पांडे को समझ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार एक नए आयाम की स्थिति को ले पाएगा। अगर वो प्रशांत किशोर को समझ रहे हैं तो सच में बिहार का हर एक स्थिति से डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, हर एक स्थिति से एक अच्छा स्टेज इसको मिल पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बात बिहार की राजनीति की हो रही थी और एक तरह से कहें तो बिहार की राजनीति भारत की दशा और दिशा तय करती है। तो मैं कुछ नेता का नाम लूँगा और आपको बस एक शब्द, जो एक वर्ड जो उनके लिए आता हो वो आपको बोलना है। पहले तो सबसे पहले बोल दीजिए प्रशांत किशोर। एक शब्द जो आपके जहन में आता हो और आप सोचते हो कि हाँ उनके लिए फिट बैठता है। रणनीतिकार। बहुत अच्छा। नीतीश कुमार।
गेमर। वाह, बहुत अच्छा, गेमर। नीतीश कुमार वाकई में गेमर ही हैं। लालू यादव। अब चारा चोर मत बोल दीजिएगा। नहीं नहीं, हमारे वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर बात बोला जाए तो कि गोल मटोल करने वाले। अच्छा, और एक तरह से कहें तो मतलब अभी तो मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव आपको कैसे लगते हैं? तेजस्वी के लिए कोई एक शब्द? यंगेस्ट है और काफ़ी प्रयास में लगे हुए हैं। मे बी अगर ऐसा उनको स्टेज कहीं अच्छा मिलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच पाए बिहार के लोगों को। चिराग पासवान। दूरगामी सोच है उनका। और एक आखिरी और मतलब सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर आप भी मतलब टिप्पणी और एक वर्ड बोलने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लीजिएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। सोशल। सामाजिक तो थे, और लास्ट में जिन्होंने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी और बिहार को बहुत सारे नेता दे दिए, जिनका उपज लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, सुशील मोदी और पासवान जी, ये सभी लोग हैं। उनका नाम लेते हुए मैं शो को वाइंड अप भी करूंगा, और आपसे बस उनके उनके नाम के लिए आपके जहन में जो भी एक शब्द आता हो। जयप्रकाश नारायण। अभी तक तो कोई नेता सामने उभर कर नहीं आया है जो अभी मतलब इनकी बराबरी को अंजाम दे सके। सो मे बी अगर ऐसा सामने आता है तो बिहार के इतिहास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो आपको एक शब्द जो उनके लिए आए, क्रांतिकारी कह सकते हैं? छात्रों का भविष्य। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, जो आपने बहुत कीमती समय से निकाल कर मुझे दिया और इस सभी मुद्दे को एक तरह से कहें तो उस पर चर्चा की, और जो भी बिहार का परिदृश्य है उसको सामने लाया। जो जन सुराज की जो सोच है, जन सुराज के जो मतलब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के जो नीति से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। और बिहार की राजनीति एक तरह से कहें तो गर्म होती जा रही है। 2025 के एक तरह से कहें आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव है, और उसी समय क्या बोलते हैं कि जाहिर होगा, और उसी समय मतलब ताला खुलेंगे कि किसकी पार्टी ने बिहार में सत्ता की चाबी प्राप्त की है। और उसी के साथ जो प्रशांत किशोर हैं वो भी अपने हाथ पांव मार रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उनको भी कुछ सीट मिल जाए, वो भी बिहार विधानसभा में अपना जगह स्थापित कर पाएँ और बिहार को एक अल्टरनेटिव राजनीति के चौराहे पर ले जा